Good morning, students. I am Bharti Singh, your SST teacher. How are you, students? I hope you all are fit and fine. 8th class. Today we will start chapter 2. In the last video, lecture 3. लेक्चर 3 में आपको मैंने क्या बताया था, इंट्रोडक्शन दिया था चैप्टर 2 का। क्या? फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, मतलब कैसे व्यापार, ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी एस्टेब्लिशेस पावर। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी पावर कैसे बढ़ी और व्यापार जो हुआ, स्टार्ट हुआ, टेरिटरी में किस तरह से आया। इसमें चैप्टर में आपने फर्स्ट में ही नाम सुना औरंगजेब। जो आपको ये पता, मैंने आपको बताया था, आई टोल्ड यू इन लास्ट वीडियो लेक्चर 3। इन लेक्चर 3 में आपको क्या इंट्रोडक्शन दिया था मैंने, इंडिया बिफोर द कमिंग ऑफ ब्रिटिश। इंडिया जो था ब्रिटिश के आने से पहले कैसा था, हाउ डिड दे केम, वो हाउ मतलब कैसे आए थे हमारे यहाँ, मतलब वो ट्रेडर थे, एज अ ट्रेडर आए थे हमारी इंडिया में, और वो रूलर कैसे बने, और फिर बैटल हुई थी। और ये इसके बाद आपको मैंने कुछ पॉइंट्स बताए थे, सब्सिडरी अलायंसेस, क्लेम टू पैरामाउंटेसी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, वार बताया था, टीपू सुल्तान और मराठा, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। सेटिंग अप ऑन न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, लास्ट में कंक्लूजन। आपको मैंने ये स्टार्ट में बताया था कि मुगल जो था, मुगलों का राज था उस टाइम पे जब इंडिया में अंग्रेज़ों के आने से पहले, ब्रिटिशर्स के ब्रिटेन से आए थे वो, तो उनके आने से पहले मुगल जो थे उनका क्या चल रहा था, यहाँ पे राज चल रहा था इंडिया में। तो इसमें क्या था, औरंगजेब जो था पावरफुल रूलर था उस टाइम पे। लास्ट जो मुगलों का जो लास्ट रूलर था, वो जो पावरफुल रूलर जो माना गया है औरंगजेब। और उसकी डेथ के बाद, उसकी डेथ कब हुई थी, 1707 में उनकी डेथ हुई थी। तो उसके बाद बहुत सारे गवर्नर्स, सूबेदार्स बने। अब उसके बाद क्या हुआ, उनकी डेथ के बाद सब लोगों ने ये कहा कि हमें, अब इंडिया के अलग अलग पार्ट्स हो गए, सब ने कहा कि हमें अपनी इंडिपेंडेंस चाहिए, और एस्टेब्लिश रीजनल किंगडम्स, तो अलग अलग किंगडम्स बन चुके थे उस टाइम, स्टार्ट हो रहे थे। और जो दिल्ली के ऊपर जो पावर चल रही थी वो भी धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही थी। अब उसके बाद जब क्या हुआ, एज अ रिजल्ट न्यू पावर वॉज एमर्जिंग ऑफ अवर इंडिया। अब क्या हुआ, जो इंडिया के लोग थे, इंडिया के जो पुराने जो शासक थे, तो और जो मुगल थे, उनके आपस में डिस्प्यूट चलने की वजह से क्या हुआ, अंग्रेजों ने एंट्री कर ली। अंग्रेज जो थे, जो ब्रिटिशर्स थे, वो ट्रेडर के एज अ ट्रेडर आए थे, उन्होंने अब क्या करा, रूल करना शुरू कर दिया। वो कैसे रूलर बने, तो इस तरह से ये आपको, ये जो वैक्यूम ऑफ पावर है, वैक्यूम ऑफ पावर मीन्स कि जो खाली जगह थी वो किस तरह से भरी, अंग्रेजों ने किस तरह से पावर को भरा। अब मैंने अब जो स्टार्ट कराना है वो आपका जो है मेन अब स्टार्ट होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट, कहाँ से, ईस्ट से आना शुरू किया। व्हाट इज ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है सबसे बड़ी, तो एक तो ये किस रूप में आई थी, ट्रेडिंग कंपनी के रूप में। ट्रेडिंग कंपनी के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। इन 1600 एक्वायर्ड चार्टर फ्रॉम क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। जब इंग्लैंड की महारानी थी उस टाइम पे क्वीन एलिजाबेथ वन, क्वीन एलिजाबेथ वन जो फर्स्ट थी, उनसे इन्होंने क्या ले लिया, चार्टर ले लिया। किसने ले लिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी, जो ट्रेडिंग कंपनी बनके हमारे इंडिया में आई थी, उन्होंने चार्टर ले लिया। चार्टर मतलब होता है परमिशन। उन्होंने एलिजाबेथ से परमिशन ले ली कि हम क्या करेंगे, इंडिया में जाके राज करेंगे। गॉट अ सोल राइट टू ट्रेड विद ईस्ट, उनको क्या मिल गया, अधिकार मिल गया, कहाँ से, विद ईस्ट, ईस्ट पे आप राज करोगे, तो ट्रेड करने का उनको क्या मिल गया, अधिकार मिल गया। अब क्या हुआ, एक्सक्लूडेड कंपटीशन फ्रॉम अदर इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनीज विद मर्सेंटाइल ऑब्जेक्टिव मेड ह्यूज प्रॉफिट। अब उनको ये डर था ईस्ट इंडिया कंपनी को, क्योंकि ईस्ट इंडिया का इंग्लैंड ही नहीं, इंग्लैंड ब्रिटेन से ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी आ रही थी, और भी कई दूसरी कंपनीज थी, जो फ्रांस से आना चाहता था, कोई पुर्तगाल से आना चाहता था, ये दूसरी कंपनीज भी थी जो कि प्रॉफिट कमाने के लिए इंडिया में आना चाहती थी। लेकिन ये क्या करना, इसका सामने क्या हुआ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसके सामने कंपटीशन बढ़ गया। अब ये और दूसरी कंपनीज भी प्रॉफिट कमाने के लिए क्या कर रही,
सामान जो है अपना यहाँ से क्या लेने लगी, परचेजिंग करने लगी सामान को, और अपने इंडिया अपने अपने देशों में जाके वो सेल करने लगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट पे वो सेल करते थे। इसी तरह से वो अपना अमीर बन गया वो दूसरा देश जो था। एक वर्ड आया इसमें मर्सेंटाइल। मर्सेंटाइल मतलब होता है ट्रेडिंग प्रॉफिट, मतलब जो कि ट्रेड के द्वारा प्रॉफिट को कमाना। तो इसमें ये एक वर्ड भी है, आपको चैप्टर में पढ़ते पढ़ते ही आपको एक ऐसे ऐसे वर्ड्स पता चलेंगे जो आपको मैं बता रही हूँ। फिर क्या हुआ, स्टिल कंपटीशन फ्रॉम अदर यूरोपियन पावर वॉज देयर। अब कंपटीशन बढ़ता गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने दूसरी कंपनीज भी आने लगी, क्या कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए। तो कौन कौन सी कंपनीज आई, पुर्तगीज थी, फ्रेंच थी और डच, ये भी बीच बीच के रास्ते में आने लगे। देखिए आप एक चीज़ और देखेंगे, पहले तो आप इसमें मैप देखिए, मैप आपको दिखा होगा यहाँ पे, देखिए सारे, ये ब्रिटिश आइलैंड है, ब्रिटिश आइलैंड ये रूट है जो कि क्या ट्रेडिंग रूट था। ब्रिटिश आइलैंड जो है इधर से होता हुआ, देखिए कैप ऑफ गुड होप है ना, और ये देखो इधर ये बॉम्बे है, ये इंडिया, ये मद्रास, ये कैलकाटा और ये कैंटन। इस तरह के ट्रेड का जो ये रूट है, ये रूट आपको बता रखा है कि रूट्स टू इंडिया इन द 18th सेंचुरी। तो रूट्स बता रखे हैं कि किस तरह से व्यापार किया, तो किस तरह से वो आए और यहाँ पे आने के बाद व्यापार किया, यहाँ इस इन लोकेशंस पे उन्होंने क्या किया, राज किया, व्यापार किया। अब क्या ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ये पुर्तगीज, फ्रेंच और डच तीनों के बीच में, इनके आपस के बीच में क्या हुआ, फाइट होने लगी। मतलब आपस के बीच में यह हुआ कि हम ज़्यादा पैसा कमाएंगे। इस तरह से कंपनी अपने आप को सभी कंपनी अपने आप को आगे बढ़ाना चाहती हैं। इस तरह से कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्रिएटेड प्रॉब्लम। अब तीनों चारों जितनी सारी कंपनीज थी, अब उनके बीच में आपस में प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। बट द नेचर ऑफ कंपटीशन फर्दर एग्जीग्रेटेड द प्रॉब्लम। और इस तरह से आपको पता है, जब भी आप ये बात मानते हैं, जब 3-4 जो भी जितनी सारी कंपनीज आई हैं, पुर्तगीज, फ्रांस और डच और ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई हैं, ये आपस में जब आई थी तो इनके आपस में क्या कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, सब लोग प्रॉफिट कमाना ज़्यादा चाहते थे, तो क्या प्रॉब्लम्स बढ़ती चली गई। तो अब क्या हुआ इसके बाद, ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट, ऑल द कंपनीज वर इंटरेस्टेड इन बाइंग द सेम थिंग। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि सभी कंपनीज जो है एक जैसी चीज़ें ही चाहती थी, क्योंकि इंडिया, आपको पहले से ही पता है कि इंडिया में एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। उस टाइम पे इंडिया के पास मसाले, स्पाइसेस बहुत अच्छे हुआ करते थे, मतलब हर कुछ, कोई भी चीज़ आसानी से क्या अवेलेबल थी। तो कंपटीशन बढ़ने की यही चीज़ थी कि जो सभी लोग एक ही चीज़ को खरीदने में इंटरेस्टेड थे। क्या क्या था, कॉटन, सिल्क, पेपर मतलब काली मिर्च, जो स्पाइसेस बताया आपको, क्लॉव्स, कार्डमम, सिनामम, मतलब कि कॉटन, सिल्क, पेपर, क्लॉव, लौंग हो गया, और कार्डमम इलायची और दालचीनी, और बहुत तरह के मसाले थे जो कि ये लोग क्या करना चाहते थे, परचेजिंग करना चाहते थे। ये सभी एक जैसी, क्योंकि आपको पता है कि भाई विदेशों में ये मसालों का इतना वो नहीं है, तो इतना चलन नहीं है, तो और मसाले इतने उगाए भी नहीं चाहते थे उस टाइम पे। तो लोग क्या करने लगे, यहाँ से ये लोग ये सामान खरीदने लगे, परचेजिंग करने लगे, ये सेम थिंग्स बाइंग करने लगे। अब क्या हुआ, डिमांड बहुत बढ़ गई। अब वही आगे बात कि भाई डिमांड तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या है, उससे क्या प्राइस भी बढ़ जाएंगे। अब डिमांड बढ़ी तो प्राइस भी बढ़ गए, और फिर प्रॉफिट ऑफ कंपनी का प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया। अब ईस्ट इंडिया, जब तो अकेली ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अब उसके बाद दूसरी कंपनी से सभी अपना प्रॉफिट कमाना चाहते थे और सभी सेम थिंग्स खरीदना चाहते थे। तो अब सारी सेम थिंग्स खरीदने की वजह से उनके प्रॉफिट क्या होने लगा, कम होने लगा, और जो थिंग्स के प्राइस थे वो हाइक हो गए। तो अब क्या हुआ, एलिमिनेटिंग द रिवल कंपटीटर्स वाज ओनली द वे थ्रू द ट्रेडिंग कंपनीज कुड फ्लोरिश। अब क्या कंपनी चाहती, ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी किसी तरह से ये जो दूसरी कंपनीज हैं इनको हटाया जाए। तो क्या करते थे, आपस में फाइट करा करते थे। फाइट का मतलब ऐसा नहीं कि आपस में लड़ाई करते थे, जैसे किसी व्यक्ति, एक कंपनी का माल जा रहा है, तो जाने के लिए क्या हुआ, उसके जहाज में क्या कर दिया, छेद करवा दिया, उसके जहाज में आग लग गई। इस तरह से कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती थी जिसकी वजह से नुकसान हो जाता था। तो इस तरह से वो आपस में क्या करने लगे, फाइट करने लगे। दिस लेड टू फायर्स बैटल्स। इसकी वजह से क्या हो गई, उनके आपस में बैटल शुरू हो गई बिटवीन द ट्रेडिंग कंपनीज, और जो भी ये सारी जो ट्रेडिंग कंपनीज थी उनके आपस में बीच में क्या हो गया, मतलब घमासान बैटल होगा। शिप्स वर अटैक्ड, रूट्स वर ब्लॉक्ड,
क्या करते थे आप, पहले के ज़माने के जब उस टाइम पे शिप्स जो थे, शिप्स के द्वारा ही, शिप्स के बेस पे ही दूसरी जगह जाया करता था। ट्रेड किया किसके ब्याह पे किया जाता, शिप के ब्याह पे। तो क्या करते थे, ये आपस में रूट ब्लॉक कर दिया, जहाज में कुछ प्रॉब्लम कर दी, तो इस तरह से आपस में एक दूसरे की काट करते थे। जैसे आज भी ये चीज़ नीति चल रही है और पहले से भी स्ट्रेटजी ऐसी चलती है। तो इस तरह से ये आगे की कहानी जो बढ़ी, मतलब इस तरह से ईस्ट इंडिया ने अपने कदम यहाँ जमा लिए। अब है कि ट्रेड वॉज, अब आगे तुम्हें और बताती हूँ मैं। ट्रेड वॉज कैरिड ऑन द विद आर्म्स एंड ट्रेडिंग पोस्ट वर प्रोटेक्टेड थ्रू फोर्टिफिकेशन। अब आपको फोर्टिफिकेशन का मतलब आपको ये जो वर्ड्स बताए जा रहे हैं इनका बहुत बड़ा रोल है। वो आपने अगर एक वर्ड का मीनिंग समझ लिया तो आपको पूरी डिटेल समझ में आ जाएगी। ट्रेड वॉज कैरिड ऑन विद आर्म्स, अब व्यापार जो था, जो उनका ट्रेड था ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो प्रोटेक्टेड, उन्हें बचाने के लिए क्या करना पड़ता था, फोर्टिफिकेशन होना। फोर्टिफिकेशन मतलब इट मीन्स कि भाई किस तरह से किसी तरह से अपने व्यापार को बचाने के लिए उनको क्या करना पड़ता था, वो किलाबंदी करते थे। जैसे एक किला बना लिया उन्होंने और उसमें अपने जो भी वो सामान परचेजिंग करते थे वो उसमें कलेक्ट कर देते थे। कलेक्ट करने के बाद क्या होता था, जैसे वो कलेक्ट हो गई चीज़ें तो वो क्या करते थे, आसपास बड़ी बड़ी दीवारें बनाते थे ताकि कोई दूसरा उसके ऊपर क्या ना कर सके, अटैक ना कर सके। तो फोर्टिफिकेशन यहाँ पे आपको दिखा भी रखा है। फोर्टिफिकेशन आपको यहाँ पे पिक्चर में भी समझ में आएगा। देखो, लोकल बोट ब्रिंग गुड्स फॉर शिप्स ऑफ द मद्रास, ये तो नहीं, फोर्टिफिकेशन यहाँ पे नहीं दे रखा, बट मैं बता रही हूँ आपको कि फोर्टिफिकेशन मतलब कि किलाबंदी करना, ऐसा फोर्ट तैयार करना जहाँ पर जो भी ब्रिटिशर्स अपनी गुड्स खरीदते थे, गुड्स खरीदने के बाद क्या करते थे, वो उन गुड्स को क्या करते थे, सेव रखने के लिए, बचाने के लिए दूसरों से। तो वो फोर्टिफिकेशन करने लगे, किले बनाने लगे बड़े बड़े और उसमें अपनी गुड्स को रखने। जैसे आप कहते हैं ना, गोदाम बना लिया जिसमें आप अपनी आज जैसे गुड्स को इकट्ठा रखने के लिए आगे के लिए तो गोडाउन बनाया जाता है। इस तरह से वो फोर्टिफिकेशन करने लगे। बट दिस फोर्टिफिकेशन क्रिएटेड कॉन्फ्लिक्ट्स विद लोकल रूलर्स। अब जैसे कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरुआत जो की थी बंगाल से की थी। अब जो लोकल रूलर्स थे, जैसे कि लोकल रूलर्स कौन कौन थे ये भी आपको मैं बताऊंगी इस चैप्टर में, कि लोकल रूलर्स को प्रॉब्लम होने लगी क्योंकि उनके एरिया में जाके ये क्या करने लगे, फोर्टिफिकेशन करने लगे, किले बनाने लगे, किलाबंदी करने लगे। और तो अब जैसे कि हमारे घर में आके अगर कोई दूसरा रूल चलाएगा या अपना कुछ घर बनाने लगेगा, घर के अंदर कुछ तो प्रॉब्लम तो होगी। तो इसी तरह से लोकल रूलर्स को क्या हो गया, वो कन्फ्लिक्ट्स हो गए, मतलब आपस में उनकी फाइट होने लगी। ठीक है, अब आपको बताऊंगी ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेन्स ट्रेड इन बंगाल। कहाँ से शुरुआत करी थी, बंगाल से। अब कहानी शुरू होती है जो कि आपको, अगर आपने इंटरेस्ट लिया तो आपको बहुत मजा आएगा, आपको नॉलेज के साथ साथ अच्छा भी लगेगा। आपको बस क्या करना है, उस हर एक बात को ध्यान से सुनना है। सबसे पहले क्या था, द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री। जब ब्रिटिशर्स आए थे तो उन्होंने अपनी फैक्ट्री जमाई इन 1651 में। कहाँ पर, 1651 में ऑन द बैंक ऑफ रिवर हुगली। वहाँ पे बंगाल में रिवर है हुगली। हुगली में इन्होंने 1651 में, कौन से ईयर में, 1651 में फैक्ट्री को एस्टेब्लिश कर दिया, इंग्लिश फैक्ट्री को। फ्रॉम हेयर फैक्टर्स, क्यों, कंपनीज ट्रेडर ऑपरेटेड, यहाँ पर इजीली कंपनी जो है अपने ट्रेडर के रूप में, व्यापार के रूप में ऑपरेट कर सकती थी। द फैक्ट्री हैड अ वेयर हाउस। फैक्ट्री के अंदर क्या क्या चीज़ें थी, वेयर हाउस क्या होता है, जहाँ पर सामान को रखा जाता है, कच्चे सामान को रखा जाता है। ऑफिसेस बने उसके अंदर। तो उस तरह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने क्या कर लिया, ये सारी चीज़ें, वेयर हाउसेज, ऑफिसेस बना ली। एज ट्रेड एक्सपेंडेड, और धीरे धीरे करके उसने अपना व्यापार को हमारे इंडिया में बढ़ाना शुरू कर दिया। कंपनी परस्यूटेड मर्चेंट, और उसने अपने क्या कर दिए, मर्चेंट मतलब व्यापारी बना लिए, आसपास में क्या कर लिए, व्यापारी जमा लिए। एंड ट्रेडर्स टू कम एंड सेटल नियर द फैक्ट्री। और उन्होंने क्या चीज़ दे दी, उन्होंने क्या कहा कि जहाँ पर इन्होंने अपनी कंपनी बनाई, जहाँ पर इन्होंने क्या करा, फैक्ट्री बनाई, मतलब जहाँ पर इन्होंने काम स्टार्ट करा, वहाँ पर उन्होंने छोटे छोटे ट्रेडर्स को आने का न्योता दे दिया इंडिया से ही। एंड सेटल नियर द फैक्ट्री, और ये कहा कि आप हमारी फैक्ट्री के आसपास ही, ताकि इनको दूर ना जाना पड़े, सामान इजीली जो है उन लोगों से खरीद ले। और इजीली सामान खरीदने के बाद आराम से वो फैक्ट्री के अंदर क्या करें, फैक्ट्री के अंदर वो सामान ले सके। तो फिर क्या हुआ, इन 1671 में, कौन से ईयर में, 1671 में कंपनी एक्वायर्ड जमींदार्स राइट्स ओवर द ईस्ट विलेजेस। अब क्या हुआ, कंपनी
कंपनी ने क्या करा, जमींदार्स को क्या ले लिए, राइट ले लिए, विलेजेस से जमींदार्स राइट्स जो थे वो भी ले लिए इन्होंने, राइट्स भी ले लिए जमींदार से, जो जो जिनके पास ज़मीनें थी उनके राइट्स ले लिए इन्होंने, अपने अपने अधिकार ले लिए, ताकि हम उनका क्या ले सकें, हम यहाँ पे व्यापार कर सकें, हम यहाँ पे इस ज़मीन को यूज़ कर सकें। इसमें कौन 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 सी जगह ली थी इन्होंने, एक है सूतानती, एक है गोविंदापुर और एक है कालीकता। ये 3 जगह है बंगाल की। यहाँ पर इन्होंने क्या लिखी, जमींदार राइट्स ले ली कि इन जगहों पर हम अपना अपना काम करेंगे, यहाँ पर हम ये काम करेंगे, यहाँ से हम ये काम, मतलब अपने अंडर में ले ली। कौन कौन सी, सूतानती और गोविंदापुर और एक कालीकता। ये कालीकता जो है कैलकटा है, जो कलकत्ता बोलते हैं ना हम लोग, तो जो कलकत्ता है उसका नाम, पुराना नाम था कालीकता। तो ये बंगाल की 3 छोटी छोटी स्टेट्स हैं जो कि आपको इनमें इन्होंने क्या कर लिया, जमींदार राइट्स ले लिए। राइट टू कलेक्ट, ये जमींदार राइट्स का मतलब है राइट टू कलेक्ट टैक्स, मतलब यहाँ पे इनको अधिकार हो गए कि किस तरह से टैक्स को कलेक्ट किया जा सके। ठीक है, अब आपको मैं बता रही हूँ बाय ब्राइबिंग मुगल ऑफिशियल्स। अब ये तीनों ये अंडर में कैसे आए, ये सूतानती, गोविंदापुर और कालीकता, ये कैसे तीनों आए। इन्होंने क्या, उस टाइम पे मुगल का राज था, तुम्हें पता था, बताया कि भाई मुगलों का उस टाइम राज चल रहा था। तो मुगल जो ऑफिसर्स थे, मतलब जब ब्रिटिश इंडिया कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स थे, उन्होंने मुगल को ब्राइब देना शुरू कर दिया। ब्राइब मतलब कुछ ना कुछ रिश्वत जिसे बोलते हैं, पैसे की या कुछ और चीज़ों की रिश्वत देना शुरू कर दिया, ताकि ये हमसे नीचे दबते रहें और हम अपना क्या करें, आगे कंट्रोल बढ़ाते रहें। कंपनी परस्यूड मुगल एम्पीरियर औरंगजेब टू इशू अ फरमान। अब क्या हुआ, कंपनी ने क्या किया, कंपनी परस्यूड मुगल एम्पीरियर जो औरंगजेब था वो थोड़ा स्ट्रिक्ट था, ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट था। स्ट्रिक्ट होने की वजह से उसने फरमान जारी किया। फरमान जो किया, ऑर्डर ग्रांटिंग, फरमान मतलब क्या होता है, ऑर्डर ग्रांटिंग कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। मतलब कि उसके फरमान का मतलब ये था कि इनको ऑर्डर ग्रांटिंग, मतलब कंपनी को क्या मिल जाए कि ऑर्डर मिल, ग्रांटिंग हो जाए। ऑर्डर किस चीज़ का ऑर्डर, कि राइट टू ट्रेड, मतलब आप व्यापार कर सकते हो ड्यूटी फ्री, मतलब कि आपको कोई भी उसके ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ड्यूटी फ्री। जैसे ये कहते हैं ना एक्सरसाइज ड्यूटी लग रही है, इस तरह की जो ड्यूटी लगती थी वो अपने आप को उससे उन्होंने मुगलों से, औरंगजेब से ये फरमान जारी किया था, उससे इनको ऑर्डर मिल गया कि भाई हम तो ड्यूटी फ्री हो जाएंगे, अब हम आराम से कभी भी ट्रेड कर सकते हैं, इसमें इंडिया में ट्रेड आराम से ईजिली कर सकते हैं। फिर है हाउवर दीज फरमान्स वर कॉन्टीन्यूसली मिसयूज्ड बाय कंपनी ऑफिशियल। जब फरमान तो जारी कर लिया, फरमान का मतलब ये था कि भाई, फरमान मिलने का मतलब ये था कि भाई आप ड्यूटी फ्री हो जाओगे, आपको नहीं देना, चलो किस तरह से भी, लेकिन फरमान का मिसयूज़ होने लगा। अब लगातार फरमान का मिसयूज़ होने लगा। अब इसको ये भी देख रहा था उस टाइम पे जो हमारे मुगल एम्पीरियर औरंगजेब थे, उन्होंने ये सब चीज़ें देखी कि भाई ये तो मिसयूज़ हो रहा है। कंपनी ऑफिशियल्स के जितने भी कंपनी के लोग थे, वो जो ऑफिसर लोग थे, वो मिसयूज़ करने लगे, इस फरमान का यूज़ करने लगे। मिसयूज़ करा मतलब उसको गलत तरीके से यूज़ किया। फिर ग्रांटेड कंसेशन ओनली टू कंपनी। कंपनी को जो कंसेशन मिली थी वो ओनली कंपनी को ही मिली थी, बट कंपनी ऑफिशियल बट यूजिंग कंसेशन। कंसेशन किस चीज़ का कंसेशन हुआ था, फॉर प्राइवेट ट्रेड, मतलब कि आप जैसे प्राइवेट ट्रेड के लिए यूज़ करने लगे, मतलब जैसे बाजार में गए वो लोग, बाजार में जाने के बाद, हाँ भाई कोई मार्केट में जाने के बाद कोई चीज़ बहुत अच्छी लग रही है, बहुत पसंद आ रही है, तो वो चीज़ वो कंपनी के लिए नहीं खरीद रहे थे, वो मतलब कि दिखा तो ये रहे थे कि हम ये चीज़ कंपनी के लिए खरीद लें, लेकिन वो अपने प्राइवेट यूज़ के लिए वो चीज़ खरीदने लगे। जैसे कि कोई उनके जैसे कि किसी का उन्हें किसी पेन की ज़रूरत है, या कोई नेकलेस है जो बहुत सुंदर लग रहा है, तो वो कंपनी के लिए थोड़ी खरीद रहे थे, वो तो अपनी पर्सनल, जैसे कि उनके किसी के लिए भी, रिश्तेदार के लिए, किसी के लिए भी वो नेकलेस का यूज़ कर सके, वो प्राइवेट यूज़, मतलब दिखाने के लिए कुछ था और रियलिटी कुछ थी, मतलब वो बेईमानी, डिसऑनेस्टी बरतने लगे, फरमान का मिसयूज़ करने लगे कि भाई वो प्राइवेट ट्रेड करने लगे। रिफ्यूज़ टू पे द टैक्सेस, और इन्होंने क्या कर दिया, टैक्स देने से भी मना कर दिया कि भाई हम यहाँ पे क्या करेंगे, व्यापार भी करेंगे लेकिन हम टैक्स नहीं देंगे, मतलब हर चीज़ से फ्री रहना चाहते थे, ओनली प्रॉफिट एंड प्रॉफिट कमाना चाह रहे थे वो, तो रिफ्यूज टू पे द टैक्सेस। दिस मिसयूज ऑफ फरमान वाज लीडिंग टू एनॉर्मस
लॉस ऑफ रेवेन्यू फॉर बंगाल। अब इस तरह से क्या हुआ, इस तरह से फरमान का मिसयूज करने लगे। अब इससे क्या हुआ, बहुत बड़ा लॉस हो गया। मतलब कि जो बंगाल को आय होती थी वो बंगाल को तो कोई आय नहीं होगी जब आप हमारे बंगाल में आके अपनी कंपनी जमा रहे हो और कंपनी वहाँ से काम ले रहे हो, उसके बाद आप कुछ दे नहीं रहे हो, तो आप तो प्रॉफिट कमा रहे हो लेकिन आप कुछ उससे उस बंगाल को क्या रेवेन्यू हो रहा है, उसको तो कोई रेवेन्यू नहीं हो रहा, उसको कोई इनकम नहीं हो रही है ना। तो इस वजह से क्या हुआ, लॉस में जाने लगा। वॉज द नवाब ऑफ बंगाल, कौन से थे उस टाइम पे, कौन था नवाब ऑफ बंगाल, मुर्शीद कुली खान। क्या था, हैप्पी विद दिस, उस टाइम पे नवाब थे बंगाल के मुर्शीद कुली खान, जो कि इस चीज़ से ठीक थे। उन्होंने ठीक है कि चलने दो, ठीक है। हाउ ट्रेड लेड टू बैटल, अब इस तरह से उनका अब आगे किस तरह से ट्रेड जो है बैटल में बदल गया, एक व्यापार करते करते, क्योंकि ये अपनी मनमानी बहुत करने लगे। मनमानी करने के बाद अब सब चीज़ में अब मनमानी होने के बाद फिर बैटल हुई। बैटल कैसे हुई, ट्रेड से, मतलब एक तरह से व्यापार से किस तरह से युद्ध में ये परिवर्तन हुआ, कैसे चेंज हुआ, तो इसी तरह से आगे हम इस चीज़ को करेंगे। देखिए फिर क्या हुआ, कन्फ्लिक्ट बिटवीन कंपनी एंड नवाब ऑफ बंगाल, मतलब कि किस चीज़, किन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट होने लगा, कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में और नवाब ऑफ बंगाल। उस टाइम पे जो बंगाल के नवाब थे मुर्शीद कुली खान, उनके दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट बढ़ गया, मतलब कि लड़ाइयाँ बढ़ गई आपस में। कन्फ्लिक्ट बढ़ने के बाद क्या हुआ, क्योंकि वो फरमान का भी मिसयूज कर रहे थे। बट सिचुएशन चेंज आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब। अब सिचुएशन कैसे चेंज हुई, औरंगजेब की डेथ के बाद जो कहानी बिल्कुल पलट गई, मतलब चेंज हो गई सिचुएशन। बंगाल नवाब एसेटेड देयर पावर ऑटोनॉमी। अब क्या हुआ, बंगाल के नवाब जो उस टाइम पे थे, जब उसकी डेथ हो गई, अब वो क्या करने लगे कि उन्होंने कहा कि हमें अपनी इंडिपेंडेंस चाहिए, मतलब कि देयर एसेटेड देयर पावर, उनकी पावर जो अलग अलग हो गई। और वो क्या कहने लगे कि बंगाल में हमें अपनी खुद की अलग पावर चाहिए, हमें किसी के अंडर नहीं रहना। अब मुर्शीद कुली खान बिकम द नवाब, मुर्शीद कुली खान जो अब नवाब बना, क्योंकि औरंगजेब की तो डेथ हो गई थी औरंगजेब की। मुर्शीद कुली खान जो बिकम द नवाब, ही वॉज फॉलोड बाय द अलीवर्दी खान। और उसके बाद, पहले तो मुर्शीद कुली खान था, उसके बाद मरने के बाद कौन बना, अलीवर्दी खान। आपको नाम याद रखने हैं, एक तो मुर्शीद कुली खान जो उस टाइम पे बंगाल का था नवाब था, फिर उसके बाद अलीवर्दी खान, फिर देन सिराजुद्दौला, तो ये सिराजुद्दौला जो थे वो बिकम द नवाब ऑफ बंगाल, मतलब कि वो इस टाइम मतलब एक पीढ़ी से चली आ रही थी। पहले तो मुर्शीद कुली खान थे, फिर उनके बनने के बाद अलीवर्दी खान हुए, फिर उसके बाद जो सिराजुद्दौला थे, सिराजुद्दौला बिकम द नवाब ऑफ द बंगाल, अब वो नवाब बन गए। दे रिफ्यूज टू ग्रांट कंसेशन टू द कंपनी। अब वो भी स्ट्रिक्ट थे, मतलब उस टाइम के जो नवाब थे वो सारे स्ट्रिक्ट थे। वो कहते थे कि कंपनी, एक ने मना किया कि भाई ठीक है तुमने ये फरमान जारी कर दिया, ठीक है भी, उन्होंने दे दिया, कंसेशन दे दी। लेकिन फिर उसके बाद जो है उन्होंने सबने, ये जो सिराजुद्दौला थे उन्होंने मना कर दिया, रिफ्यूज टू ग्रांट कंसेशन टू द कंपनी, भी कंपनी को कोई भी कंसेशन नहीं दी जाएगी, कंपनी को टैक्सेस भी देने पड़ेंगे। और कंपनी को टैक्स देने के बाद यहाँ पे आपको सारी चीज़ें बता रखी हैं, टैक्स भी देने पड़ेंगे। ये कॉइन्स बनाने लगे थे अपने खुद के, कि ये भी इनके लिए मना कर दिया गया, और फोर्टिफिकेशन के लिए भी इनको मना कर दिया गया, भाई आपको ये सब चीज़ें नहीं चलेंगी, ये सब चीज़ें आप नहीं करोगे। तो अब क्या हुआ कि कंपनी हैड अनदर स्टैंड, अब कंपनी ने दूसरा स्टैंड लिया, मतलब कि अनदर स्टैंड डिमांडिंग ड्यूटीज टू बी द रिमूव। अब कंपनी भी तो अपने हक में कुछ बोलेगी, भाई ये जो नवाब थे उन्होंने तो बोल दिया कि आप हमारे लिए, आप ये चीज़ें करोगे, आपको कंसेशन नहीं मिलेगी, टैक्स दोगे, फोर्टिफिकेशन नहीं करोगे। लेकिन अब कंपनी अपना स्टैंड रखने के लिए क्या किया, कंपनी ने, उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर से ड्यूटीज़ हटा दी जाए और फोर्टिफिकेशन, ये सब चीज़ें भी हटा दी, हम ये सब चीज़ें करेंगे। मतलब उन्होंने भी पूरी तरह से अपनी बात रखी कि भाई हम तो ये सब चीज़ें करेंगे। तो कंपनी और नवाब ऑफ बंगाल के बीच में आपस में क्या हो गई, लड़ाई होनी, मतलब कि बैटल ऑफ जो प्लासी आएगा, इसके बाद जो बैटल आएगी प्लासी की, वो इसी के बेस पे है कि कैसे कंपनी और नवाब ऑफ बंगाल में आपस में क्या हुई, बैटल हुई। तो बैटल के बारे में भी आपको मैं बताती हूँ। फिर क्या हुआ, द बैटल ऑफ प्लासी, आफ्टर द डेथ ऑफ अलीवर्दी खान, तीसरा जो बना था ना अलीवर्दी खान, वो उनकी डेथ हुई थी 1756 में। ध्यान रखना, अलीवर्दी खान की जो डेथ हुई थी वो 1756 में हुई थी। उनकी डेथ के बाद सिराजुद्दौला बिकम द नवाब ऑफ बंगाल, सिराजुद्दौला थे, नवाब थे उस टाइम पे। कंपनी वॉज
विद दिस। अब कंपनी बहुत परेशान हो गई भाई कि किस तरह से जो है किस तरह से हम अपना रूल चलाएं, किस तरह से हम ट्रेड करें। तो उस कंपनी को बहुत परेशानी आई क्योंकि ये सब चाहते थे, दे वांटेड पपेट रूलर। ये अंग्रेज जो थे, ये सारे जो जो भी ब्रिटिशर्स थे, ये चाहते थे कि ऐसा कोई नवाब आए, ऐसा कोई शासक आए जो कि हमारी उंगलियों पर नाचे। पपेट मतलब होता है जैसे आप जानते हैं ना, कठपुतली, कठपुतली की तरह, वो जैसे ये कह दे वैसे वो उसको रूलर वो उस चीज़ को मान ले। तो ये लोग इसी तरह चाह रहे थे। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ब्रिटिशर्स थे वो यही चाह रहे थे। ड्यू टू दिस इंटरफेरेंस ऑफ कंपनी, सिराजुद्दौला वाज नॉट हैप्पी विद कंपनी। अब इसी वजह से, इंटरफेरेंस की वजह से ही, कंपनी की इंटरफेरेंस की वजह से सिराजुद्दौला खुश नहीं थे भाई। उनको ये प्रॉब्लम हो रही थी भाई, ऐसा क्यों भाई, इंटरफेरेंस बढ़ गई दोनों में, आपस में इंटरफेयर करने लगे भाई। कंपनी जो है ये सब चीज़ें कहने लगी भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, हम ये टैक्स नहीं देंगे, हम ड्यूटीज़ हटाओ, हमारे पास से फोर्टिफिकेशन हो। तो सिराजुद्दौला जो थे इस बात से बहुत परेशान थे भाई कि फरमान भी मिसयूज़ कर दिया आप लोग। अब इस वजह से अब बैटल तो होगी, आपस में कन्फ्लिक्ट बढ़ गए। तो बैटल ऑफ प्लासी, सिराजुद्दौला आज तक कंपनी टू। तो सिराजुद्दौला जो थे उन्होंने कंपनी से कहा कि स्टॉप, क्या क्या पॉइंट्स रखे, ये आपके क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। क्वेश्चन में भी स्टॉप मेल्टिंग टू इन हिज पॉलिटिकल अफेयर्स। पहले तो आप इस जो भी राजनीतिक, जो भी इस टाइम पे राजनीतिक अफेयर्स थे, आप उसमें दखल अंदाजी नहीं करेंगे। और दूसरी चीज़, स्टॉप फोर्टिफिकेशन, आप बंदी नहीं करेंगे, किलाबंदी नहीं करेंगे, आप कोई यहाँ पर गोडाउन नहीं बनाएंगे, किलाबंदी नहीं करेंगे। फिर पे द रेवेन्यूज़, आपको सारे जितने भी रेवेन्यूज़ हैं, आपको टैक्स हैं, वो आपको पे करने पड़ेंगे। बट द नोटिफिकेशन फेल्ड, लेकिन जितने भी ये नेगोशिएशंस थे, जितने भी ये तीनों जो बताए हैं आपको कि भाई पॉलिटिकल अफेयर, स्टॉक फोर्टिफिकेशन, पे द रेवेन्यूज़, ये सारे जो नेगोशिएशन ये सब फेल्ड हो गए। ये एक भी नहीं बात मानने को तैयार। नवाब मार्च्ड विद 30,000 सोल्जर्स टू इंग्लिश फैक्ट्री एट द कासिम बाजार। तो अब जो उस टाइम पे नवाब कौन थे? नवाब सिराजुद्दौला थे। सिराजुद्दौला जो थे, अब उनको गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि अब तो ब्रिटिशर्स ने अति कर दी। अब ब्रिटिशर जो है एक भी बात को मानने को तैयार नहीं है। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी 30,000 सोल्जर्स की आर्मी लेके, ठीक है, इंग्लिश फैक्ट्री, जो इंग्लिश फैक्ट्री चल रही थी ना, ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री जो चल रही थी, कहाँ पे चल रही थी? कासिम बाजार। कासिम बाजार कैप्चर द कंपनी ऑफिशियल्स। कासिम, यहाँ इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा, जब आप रीड करोगे ना इसे पूरे तो आपको पता चल जाए। कासिम बाजार कैप्चर द कंपनी ऑफिशियल्स, लॉक्ड द, और उन्होंने वहाँ पे क्या कर लिया, वहाँ पे जाके उनको कैप्चर कर लिया। कासिम जो भी कासिम बाजार जो जगह थी, वहाँ पे जो इंग्लिश फैक्ट्री चली थी, वहाँ पे उन्होंने कैप्चर करा और द कंपनी ऑफिशियल्स लॉक्ड कर दिए। वेयर हाउसेस जो थे इनके, जहाँ पे कच्चा सामान रखते थे, वो उनको लॉक कर दिया। और डिसआर्म्ड ऑल द इंग्लिश मैन, और सबको भाई इनको सबको कहाँ, बंदी गृह में डाल दिया। एंड ब्लॉक्ड इंग्लिश शिप्स, और जितने भी जो जहाज थे, जो यहाँ से सारा सामान माल बनता था, जो थिंग्स बनती थी, गुड्स को लेके जाते थे, वो भी क्या, शिप्स को क्या, वो उनको भी क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। देन ही मार्च टू कैलकाटा टू एस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर द कंपनीज फॉर देयर। और इसके बाद वो मार्च मतलब टू कैलकाटा, कैलकाटा से मार्च टू एस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर, मतलब इसके बाद उन्होंने ये कहा कि भाई अब तुम्हारा जो है कंपनी, जो भी कंपनी ऑफिशियल्स है, उन्होंने ये कहा कि भाई हम कैलकाटा से जाएंगे, कंट्रोल ओवर द कंपनीज फॉर देयर, और वहाँ पे अपनी क्या करेंगे, कंट्रोल, मतलब कि कंपनी पे कंट्रोल जमा के हम वहीं रहेंगे, फोर्ट भी बनाएंगे। इस तरह से आपस में उनकी जो वो थी फाइट बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और जो इसके बाद इंग्लिश जो भी ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स ने अपने पैर और ज़्यादा जमा लिए हमारे इंडिया में। तो आपको मैंने ये बताया, आपको देखो पेज नंबर, आपको चैप्टर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, इसको रीड करना है आपको। देखो औरंगजेब के बाद ये इसका बेटा था बहादुर शाह जफर, हिज सन्स बीइंग अरेस्टेड बाय कैप्टन हॉटसन। ये आपको रीड करना है कि बहादुर शाह जफर जो थे इसके बेटा था, और इसने भी राज किया था। और ये आपको मर्सेंटाइल ये बताया आपको मैंने। और ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल, कैसे बंगाल में ने ट्रेड, बंगाल में कैसे ट्रेड करना शुरू किया, फरमान बता दिया आपको। और ये बताया लोकल बोट्स ब्रिंग गुड्स, देखो ये जगह थी जहाँ पर लोकल बोट्स आया करती थी, इन मेड्रॉस, पेंटेड बाय विलियम किसने, सिम्पसन ने 1867 में ये बनाई है।
फिर आपको हाउ ट्रेड लेड बैटल्स, कि भाई किस तरह से ट्रेड ने बैटल्स का रूप ले लिया। ये आपको मैंने अभी बताया कि भाई कंपनी जो थी मिंट कॉइन बनाने लगी थी, फोर्टिफिकेशन करने लगी थी, सबको रोक दिया। पे टैक्सेस भी टैक्स दो, डिसरिस्पेक्टफुल लेटर्स राइटिंग, मतलब ये आपको ट्राइंग टू ह्यूमिलिएट द नवाब एंड हिज ऑफिशियल्स के साथ इस तरह की व्यवहार होने लगा। तो इस तरह से क्या उनको, वो भी एग्रेसिव हो गए। तो इस तरह से रॉबर्ट क्लाइव जो थे, यहाँ पे बता रखा है। तो आपको मैं नेक्स्ट जो बताऊंगी लेक्चर 5 में आपको मैं बैटल ऑफ प्लासी, जो कि मैंने अभी आपको थोड़ा बहुत बता दिया कि बैटल ऑफ प्लासी क्यों हुई, कि पपेट की तरह रूलर चाहते थे वो, इस तरह से मैंने आपको बताया। मैं आपको कंपनी ऑफिशियल बिकम नवाब, ये आगे के टॉपिक्स पढ़ाऊंगी, बैटल ऑफ प्लासी से और अच्छे से समझाऊंगी, और आगे के जो टॉपिक्स हैं वो मैं नेक्स्ट लेक्चर 5 में एक्सप्लेन करूंगी। तो आपको यू हैव टू रीड दिस चैप्टर केयरफुली। तो आपको इस चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ना है, और पढ़ने के बाद मैं आपको एक एक चीज़ समझाऊंगी, तो आपको और अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं लेक्चर 5 में। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।